Good morning, dear students. So, in today's lecture, we are going to study about the Burmester two-layer theory. In the previous lecture, we were studying about the stresses acting in flexible payment, right? The topic जो अभी चल रहा है, that is stresses acting in flexible payment. तो उसमें जो early analysis हुआ था, वो हमने पढ़ा था. That was based on the work of Bosnisk, and according to the Bosnisk, the entire payment is considered as a single layer which has the same value of elastic modulus, right? मतलब बोजनिस्क अप्रोच में हमने पूरे पेमेंट को ऑल्दो में पता है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स बट वी कंसिडर्ड इट एज अ सिंगल लेयर एंड जो भी इलास्टिक मॉडुलस है इंटायर लेयर का हमने उसे सेम माना जो कि सबग्रेड के इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल था वेयरएज हमें पता है कि जो अपर लेयर्स है उनका इलास्टिक मॉडुलस सबग्रेड की लेयर के इलास्टिक मॉडुलस से ज्यादा होता है. सो नाउ इस थ्योरी में जो लिमिटेशन था कि क्योंकि ओवर डिजाइन हो जाता है हमारा पेमेंट बिकॉज हमने उनकी जितनी इलास्टिक मॉडुलस है उसको हमने उससे कम एज्यूम किया है तो दैट इज वाई इसके ऊपर जरूर एक मॉडिफिकेशन आना था. सो दिस मॉडिफिकेशन वाज डन बाय बर्मिस्टर, राइट? एंड बर्मिस्टर ने अपनी थ्योरी में जो पेमेंट है उसको टोटल 2 लेयर्स में कंसिडर किया. मतलब सपोज ये आपका सबग्रेड है, राइट? तो सबग्रेड को उसने एक अलग लेयर कंसिडर किया, राइट? जिसका कि आपका इलास्टिक मॉडुलस है E2, राइट? E2 इसका इलास्टिक मॉडुलस है एंड इनफाइनाइट थिकनेस है. एंड उसके बाद जो पेमेंट की अपर लेयर है मतलब जो सबग्रेड से ऊपर की लेयर है उसको उसने अलग लेयर कंसिडर किया एंड उस लेयर की थिकनेस होगी एज स्मॉल h एंड विद द इलास्टिक मॉडुलस E1, राइट? तो इसमें हमने उस पूरे पेमेंट को 2 लेयर्स में कंसिडर किया. एक लेयर है सबग्रेड लेयर जिसका कि इनफाइनाइट थिकनेस है बिकॉज इसकी आपके नीचे पता है कितनी भी थिकनेस हो सकती है, इनफाइनाइट थिकनेस, एंड इट्स इलास्टिक मॉडुलस इज E2. एंड जो सबग्रेड के ऊपर की लेयर है सारी लेयर उसको एक लेयर कंसिडर किया जिसका थिकनेस है h. इसके ऊपर आपका ग्राउंड सरफेस है, राइट? इसके ऊपर हो गया ग्राउंड सरफेस तो इसको एक h थिकनेस की लेयर एज्यूम किया विद द हैविंग द इलास्टिक मॉडुलस एज E1. तो इसका मतलब हमें पता है सबग्रेड लेयर के ऊपर जो लेयर है उसका इलास्टिक मॉडुलस उससे ज्यादा होगा. इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा E1 by E2 होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज E1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन E2, राइट? तो दैट इज वाई बर्मिस्टर अप्रोच हमारा ज्यादातर मोर क्लियर अप्रोच है क्योंकि उसमें हमने पेमेंट का जो सब इलास्टिक मॉडुलस है उसको हमने सबग्रेड के इलास्टिक मॉडुलस के इक्विवेलेंट नहीं माना, राइट? नाउ अगर हम ये और ज्यादा क्यों फॉलो की जाती है मतलब ये क्यों ज्यादा पॉपुलर है तो इसके पीछे रीजन ये है कि आप अगर इन दोनों थ्योरी को कंपेयर करें दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन बोथ द थ्योरीज. तो सपोज ये हमारी पेमेंट लेयर है, आप देख सकते हैं वर्टिकल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? यहाँ पे 90 80 70 60 50 40 सेम यहाँ पे 90 80 70 60 50 40. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस दैट एक्ट्स ऑन द बिलो द सबग्रेड, राइट? तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बोजनिस्क अप्रोच देखें, इस साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड में बोजनिस्क अप्रोच है तो सेम वैल्यू ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पे देखो 40 है सपोज और यहाँ पे बर्मिस्टर अप्रोच में भी जो वैल्यू है 40. सेम वैल्यू ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे हमें कितनी थिकनेस चाहिए h इक्वल्स टू 2a वेयरएज यहाँ पे हमें कितनी थिकनेस चाहिए सबग्रेड के बिलो h इक्वल्स टू a. तो आप देख सकते हैं कि बर्मिस्टर अप्रोच में हमने देखा कि सेम वैल्यू ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए लगभग जितनी थिकनेस हमें बोजनिस्क अप्रोच में चाहिए उसका हाफ हमें रिक्वायर होता है बर्मिस्टर अप्रोच में. और ये इसी वजह से बिकॉज हमने जब डिजाइनिंग की तो अब सबग्रेड के जो ऊपर की लेयर है उसको हमने हायर इलास्टिक मॉडुलस का कंसिडर किया बिकॉज ऑब्वियसली वो हायर इलास्टिक मॉडुलस का ही होता है जिसका इलास्टिक मॉडुलस हमने E1 कंसिडर किया और इसका E2. तो दैट इज वाई जो हमारी थिकनेस आई पेमेंट की वो कम आई एज कंपेयर टू बोजनिस्क क्योंकि बोजनिस्क में आपने दोनों का जो इलास्टिक मॉडुलस माना वो दोनों का आपने माना E2 मतलब जितना आपका सब ग्रेड का होता है और हमें पता है इस लेयर का ज्यादा होता है. तो क्योंकि हमने डिजाइनिंग में इस लेयर का इलास्टिक मॉडुलस कम एज्यूम किया तो इसीलिए जो हमारी थिकनेस आई जिसको कि वर्टिकल स्ट्रेस को रेजिस्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू द बर्मिस्टर वो उसका ऑलमोस्ट डबल आई. आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज वाई बर्मिस्टर अप्रोच इज मोर सूटेबल बिकॉज उसमें हमारा ओवर डिजाइनिंग नहीं हो रहा है. तो इसीलिए हमने कंपेयर करके भी देख लिया कि बर्मिस्टर अप्रोच हमारा ज्यादा सूटेबल होता है, राइट? Now, what did Burmester do in order to calculate the vertical stress acting on the flexible payment? So, basically, different values of E1 by E2 ली. E1 by E2 की different values को consider किया. E1 आपको याद रखना है यहाँ पे E1 is the elastic modulus of pavement layer above the subgrade. सबग्रेड के ऊपर जो पेमेंट लेयर है उसका इलास्टिक मॉडुलस है एंड E2 इज द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ
सबग्रेड लेयर, क्योंकि हमने इनको दोनों को अलग अलग कंसिडर किया, तो E1 बाई E2 के डिफरेंट उसने वैल्यूज ली, कंसिडर की, और उसके लिए जितना भी स्ट्रेस ऐड कर रहा है फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ E1 बाई E2, जितना स्ट्रेस ऐड कर रहा है पेमेंट में, उन्होंने उसको एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट के फॉर्म से एक्सप्रेस किया, राइट, स्ट्रेस इन्फ्लुएंस कर्व्स जिन्हें हम कहते हैं। और इस तरीके से हम बर्मिस्टर मेथड में हम इन चार्ट के थ्रू ही वर्टिकल स्ट्रेस की वैल्यू लेते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, दिस इज द फिगर। इसमें आप देख सकते हैं जो आपका एक्स एक्सिस है उसमें आपका रेशियो है सिग्मा जेड बाई पी का रेशियो, राइट, सिग्मा जेड बाई पी का रेशियो है, और ये जो है जेड बाई ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में इट इज द रेशियो ऑफ जेड बाई ए, और ये जो कर्व है ये डिफरेंट, जो आपके वर्टिकल कर्व्स हैं ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ E1 बाई E2 के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे E1 बाई E2 की वैल्यू 2 है, राइट, तो हम किसी भी Z बाई A की वैल्यू के लिए, Z यहाँ पे थिकनेस ऑफ पेमेंट होती है और A होता है रेडियस ऑफ लोड, ठीक है, तो उसके किसी भी वैल्यू के लिए आप इस तरीके से सिग्मा Z बाई P के वैल्यू से वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। P यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म प्रेशर है जो एक्ट कर रहा है पेमेंट में, तो इस तरीके से हम E1 बाई E, आपको न्यूमेरिकल से क्लियर होगा बेसिकली। सो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ E1 बाई E2 एंड Z बाई A, उसके करस्पॉन्डिंग हम सिग्मा Z बाई P की वैल्यू देख के वर्टिकल स्ट्रेस इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बर्मिस्टर ने जो सारा अपना वर्क है वो एक चार्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, राइट। सो इस तरीके से हम वर्टिकल स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट डिफ्लेक्शन, है ना, कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है पेमेंट में, तो बर्मिस्टर ने डिफ्लेक्शन की भी स्टडी की कि डिफ्लेक्शन इन टू लेयर इलास्टिक सिस्टम, डिफ्लेक्शन इन टू लेयर इलास्टिक सिस्टम। सो जो डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला दिया गया डिफ्लेक्शन की वैल्यूज के लिए, दैट वाज, अगर आपकी फ्लेक्सिबल प्लेट है, फॉर फ्लेक्सिबल प्लेट विद यूनिफॉर्म प्रेशर, अब जो फ्लेक्सिबल प्लेट होती है उसमें आपका जो प्रेशर होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, डिफ्लेक्शन नहीं यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि वो एज फ्लेक्सिबल है प्लेट बेसिकली मतलब जिस पे टेस्ट हो रहा है, राइट, तो फ्लेक्सिबल है प्लेट तो उसका प्रेशर तो यूनिफॉर्म रहेगा लेकिन डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा। तो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू रहती है फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए, दैट इज 1.5 इंटू पी इंटू ए इंटू F2, राइट, डिवाइडेड बाई E2, राइट। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है इसकी वैल्यू 1.5 P आपका यूनिफॉर्म प्रेशर है, A आपका होता है कि कितना रेडियस है उसका लोड का, राइट, एंड देन F2 आपका डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है, क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे, एंड E2 इज द मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड लेयर, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्लेक्सिबल प्लेट, राइट। अब अगर आपकी रिजिड प्लेट है, कह सकते हैं फॉर रिजिड प्लेट विद यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन, अब आपको याद रखना है रिजिड प्लेट के केस में जो डिफ्लेक्शन होगा दैट वुड बी यूनिफॉर्म। सो फॉर रिजिड प्लेट विद यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन, डेल्टा वन की वैल्यू, डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाती है 1.18 इंटू पी इंटू ए इंटू F2 होल डिवाइडेड बाई E2। तो द फॉर्मूला इज सेम, जस्ट ये जो फैक्टर है रिजिड प्लेट के केस में 1.18 है और आपका फ्लेक्सिबल प्लेट के केस में 1.5 है, बाकी फॉर्मूला आपका सेम है और जो टर्म्स है उनका मतलब भी सेम है। तो आपको याद रखना है एक्चुअली क्या होता है, रिजिड प्लेट आप वहां पे ये वाला फॉर्मूला आप वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपने टेस्ट जो कंडक्ट किया वो एक प्लेट पे किया है, आप प्लेट लोड टेस्ट करते हैं बेसिकली इसमें, तो जो प्लेट पे हमने टेस्ट किया है उसके लिए हम डिफ्लेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। आगे आपको न्यूमेरिकल से क्लियर होगा। एंड इन केस जो अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि व्हील लोड इतने का लग रहा है, राइट, तो व्हील लोड यानी वो किस तरह का लोड है, दैट इज अ फ्लेक्सिबल लोड, राइट, व्हील का लोड। तो उस केस में आप जब डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो तब आप फ्लेक्सिबल प्लेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज व्हील लोड एक आपका एक तरीके से फ्लेक्सिबल लोडिंग है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन में मोर क्लियर होगा। ये दो फॉर्मूले बेसिकली आपके डिफ्लेक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू बर्मिस्टर गिवन है। सो ना हाउ डू वी डिजाइन द फ्लेक्सिबल पेमेंट यूजिंग बर्मिस्टर मेथड, ठीक है। अभी तक आपने फॉर्मूले देखे कि वर्टिकल स्ट्रेस हम चार्ट के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं, डिफ्लेक्शन वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूला व्हिच वी हैव स्टडीड प्रीवियसली। तो नाउ हाउ डू वी डिजाइन द फ्लेक्सिबल पेमेंट यूजिंग बर्मिस्टर मेथड। तो सबसे पहले क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझिए और पूरा क्लियर आपको न्यूमेरिकल के थ्रू होगा। सबसे पहले जो एक सबग्रेड होता है, राइट, सबग्रेड पे हम एक प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, राइट। ये प्लेट होती है अबाउट आपके 30 सेंटीमीटर डाया की, 30 सेंटीमीटर डाया की एक प्लेट से हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं किस पे, सबग्रेड लेयर पे, राइट। तो क्योंकि आपको पता है कुछ डिफ्लेक्शन होगा इस लोड की वजह से, एंड एज इट इज अ रिजिड प्लेट, राइट,
जब भी प्लेट यूज होगा तो वहां पे आपको पता है आपको रिजिड प्लेट वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको किसी पर्टिकुलर इस पे लोड अप्लाई करते हैं, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, मतलब P हम लोड अप्लाई करते हैं, इज अप्लाइड, और लोड भी बेसिकली दिस इज प्रेशर, ठीक है, मतलब ये जो स्मॉल p है दिस इज प्रेशर, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करते हैं कुछ फिक्स वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, फिक्स वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन रहती है जो कि मोस्टली रहती है 0.25 से लेके 0.5 सेंटीमीटर के बीच की, इसके बीच की एक वैल्यू का हम डिफ्लेक्शन इसमें देते हैं, राइट, और उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या नोट करेंगे, प्रेशर, कितना प्रेशर लग रहा है, राइट, मतलब एक डिफ्लेक्शन की फिक्स्ड वैल्यू हम लेते हैं इसके बीच की वैल्यू, और उस डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग कितना प्रेशर उस प्लेट में लग रहा है उसे हम नोट कर लेते हैं। नाउ जो हमने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था रिजिड प्लेट में, दैट वाज डेल्टा वन इक्वल्स टू 1.18 इंटू पी इंटू ए इंटू F2, राइट, डिवाइडेड बाय E2, राइट। तो इसमें क्या है, आपको देखो अब इस फॉर्मूले में आपके पास डेल्टा नोन है क्योंकि हमने डिफ्लेक्शन की एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग P को नोट किया है। प्लेट लोड टेस्ट जब किया हमने सबग्रेड के ऊपर इस प्लेट को अप्लाई करके, इस किसी पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन की वैल्यू के लिए जब उतना डिफ्लेक्शन हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम प्रेशर नोट करते हैं। तो आपके पास ये नोन है, स्मॉल p नोन है, a नोन है, a है आपका रेडियस ऑफ प्लेट, a इज द रेडियस ऑफ प्लेट जिससे आपने टेस्ट किया है, तो a आपके पास नोन है, ठीक है, एंड F2 भी नोन होता है। F2 कैसे नोन होगा, देखो F2 की वैल्यू डिपेंड करती है, दिस इज डिफ्लेक्शन फैक्टर जो मैंने बोला था, अभी आगे बताएंगे। F2 होता है आपका डिफ्लेक्शन फैक्टर और ये डिपेंड करता है Z by A की वैल्यू पे। Z by A मतलब थिकनेस, Z is the thickness of pavement and A is the again the radius of the plate. So Z by A की वैल्यू पे F2 डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं अगेन ये एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्रेस्ड है, दिस इज द ग्राफ, राइट। आप देख सकते हैं आपके y एक्सिस में डिफ्लेक्शन फैक्टर की वैल्यू गिवन है, दिस इज F2, और आपका जो x एक्सिस में है वो है Z by A की वैल्यू। तो Z by A के करस्पॉन्डिंग और कोई पर्टिकुलर E1 by E2 के रेशियो के करस्पॉन्डिंग हम डिफ्लेक्शन फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जहां पे Z by A हमारा 0 है, राइट, Z by A जहां पे 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग F2 की वैल्यू 1 है। यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ व्हेन Z by A इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन फैक्टर इज 1, राइट। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हमने सबग्रेड पे टेस्ट किया तो Z आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी पेमेंट की थिकनेस कुछ नहीं है, हमने सबग्रेड पे टेस्ट किया है। तो Z by A यानी हमारा क्या हो गया 0 एज Z इज 0, तो हमारा F2 क्या हो जाएगा 1। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी सबग्रेड पे टेस्ट होगा तो F2 की वैल्यू 1 होगी, मतलब जब भी Z by A इक्वल्स टू 0 है तो F2 इज 1। F2 क्या है, डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो जब हमारे पास ये सारे नोन पैरामीटर्स है तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, E2 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। E2 हमारा क्या था, E2 वाज इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड। तो ये हमारा स्टेप 1 होता है, राइट। कभी भी हम एनालिसिस कर रहे हैं बर्मिस्टर मेथड के थ्रू, डिजाइनिंग कर रहे हैं बर्मिस्टर मेथड के थ्रू, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो ये स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, सबग्रेड के ऊपर प्लेट लोड टेस्ट करेंगे यूजिंग 30 सेंटीमीटर डाया प्लेट, राइट, एंड देन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन हम चूज करेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर गिवन रहता है कितना प्रेशर लगा। तो सबसे पहले आप जो हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है रिजिड प्लेट के लिए, ऑब्वियसली यहाँ पे रिजिड प्लेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसकी जो प्लेट है जो ये रिजिड है, राइट। सिर्फ आपको फ्लेक्सिबल वाला फॉर्मूला व्हील लोड के केस में यूज करना है। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट करके E2 की हमारा वैल्यू ऑफ सबग्रेड मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड लेयर, राइट, तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। नाउ हमारा स्टेप 2 क्या होता है इन दिस बर्मिस्टर मेथड, व्हाट इज द स्टेप 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अभी हमने सबग्रेड लेयर के ऊपर प्लेट लोड टेस्ट अप्लाई किया था, अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि पेमेंट लेयर होती है थिकनेस H की, राइट, तो एक रिप्रेजेंटेटिव हम लेयर इसके ऊपर डाल देते हैं सबग्रेड लेयर के ऊपर, और उस लेयर के ऊपर अब हम प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, राइट। पहले आपने सबग्रेड लेयर के ऊपर प्लेट लोड टेस्ट किया, उसके थ्रू आपने E2 की वैल्यू निकाली जो कि है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, उस पेमेंट के ऊपर सबग्रेड के ऊपर एक H थिकनेस का पेमेंट लाई कर दिया, राइट, एंड उसके ऊपर आप प्लेट लोड टेस्ट किया, राइट। तो अब क्या होगा, अगेन जो हमने स्टेप 1 में जितने डिफ्लेक्शन के लिए नोट की थी प्रेशर की वैल्यू, अभी भी हम सेम डिफ्लेक्शन जब हमारा आ जाएगा इस लेयर का तो उसके लिए हम प्रेशर की वैल्यू नोट कर लेंगे। तो अगेन हमारा जो फॉर्मूला है, राइट, हमारा क्या फॉर्मूला था डिफ्लेक्शन का, डेल्टा 1, ये भी आपकी रिजिड
प्लेट जो है ये रिजिड लोडिंग है, तो इसमें हम फिर से रिजिड प्लेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट, सेम फॉर्मूला जो भी हमने पहले स्टेप में यूज किया। लेकिन अब हम इसमें क्या डिटरमाइन करेंगे, तो क्लास अब इस स्टेप में हम आप पे डेल्टा वन नोन है, राइट, क्योंकि हमने सेम डिफ्लेक्शन जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया उतने के लिए ही पी नोट किया, तो डेल्टा वन नोन है और आपका पी नोन है, जो आपने देखा होगा रीडिंग, ए नोन है और E2 नोन है। अब हम F2 को कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। तो इस केस में बच्चों F2 की वैल्यू डिफरेंट होगी, आप इसे 1 मत लिख लेना, बिकॉज F2 सिर्फ 1 कब होता है, जब Z by A या H by A, H मतलब थिकनेस ऑफ पेमेंट, ये क्या होता है, 0 होता है। Z और H एक ही चीज है आपका, ठीक है। तो जब ये 0 होगा तब F2 1 होगा, बट अब इस केस में पेमेंट की कुछ थिकनेस है, राइट, H थिकनेस है, तो F2 की वैल्यू हमें नहीं पता, वो कुछ और होगी। और अब हम स्टेप 2 के थ्रू F2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो F2 कैलकुलेट होगा स्टेप 2 में। तो क्योंकि स्टेप 1 में E2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली E2 की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, बिकॉज दैट इज द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सबग्रेड लेयर, राइट। तो E2 की वैल्यू पुट करके, और डेल्टा और P और A ये सब हमें नोन है, तो इसकी वैल्यू पुट करके हम नाउ अब हम क्या करेंगे, F2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि हमने F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, राइट, और आपके पास Z बाई जो A है उसका रेशियो भी है, राइट, है ना, क्योंकि देखो आपने F2 निकाला यहाँ से, और Z बाई A या H बाई A, H यहाँ पे क्या है, आपके पेमेंट की थिकनेस, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी कि हमने कितने उसके ऊपर पेमेंट ले किया, कितने थिकनेस का, और A जो आपका रेडियस ऑफ प्लेट है, तो इसकी भी वैल्यू कुछ नोन रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, यूजिंग बोथ वैल्यू ऑफ F2 एंड वैल्यू ऑफ H बाई A, we determine the value of E1 by E2 by the chart। देखो चार्ट कहाँ है, आपको फिर से ये वाला डिफ्लेक्शन फैक्टर वाला चार्ट हम देखेंगे। आप इस चार्ट में देख सकते हैं आप पे क्या क्या वैल्यू है, y एक्सिस पे आप पे F2 है, और z एक्सिस पे आप पे क्या है, Z बाई ए यानी H बाई ए। Z से आप ध्यान रखिए थिकनेस ऑफ पेमेंट ही है, तो H बाई ए भी सेम हो आपका, H मतलब थिकनेस ऑफ पेमेंट, तो H बाई ए की भी आपके पास कुछ फिक्स वैल्यू है, और F2 की वैल्यू भी आपके पास अब आ गई है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ से E1 बाई E2 की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, राइट। अगेन क्वेश्चन से क्लियर होगा, तो इसके थ्रू हम E1 बाई E2 की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। अब क्या होगा नेक्स्ट, वंस वी हैव डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ E1 बाई E2, राइट। सो लास्ट स्टेप में क्या होता है आपका, लास्ट स्टेप में आपको इस तरीके से दिया रहता है कि स्टेप 3 कि उस पेमेंट पे, अब हमने जो पेमेंट पे आपने अभी टेस्ट किया था, राइट, ये सब ग्रेड था, इसके ऊपर कुछ H थिकनेस की आपने पेमेंट ले कर दी थी, तो इसके ऊपर स्टेप 2 में आपने प्लेट लोड टेस्ट किया। लेकिन स्टेप 3 में क्या होता है, इसके ऊपर अब डिजाइन व्हील लोड आपको गिवन रहता है, तो ये कैसी लोडिंग हो गई, फ्लेक्सिबल लोडिंग। तो अब इसके ऊपर आपको दिया रहता है कि हमने इतना व्हील लोड अप्लाई किया, तो इतना आपका क्या है कि डिफ्लेक्शन आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो सॉरी, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट नहीं, डिफ्लेक्शन आपको गिवन रहता है, मतलब स्टेप 3 में गिवन रहेगा कि हमने अब इस पेमेंट के ऊपर एक व्हील लोड अप्लाई किया, और एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो अलाउएबल डिफ्लेक्शन होगा उस पेमेंट का, राइट, जो कि डिसाइडेड होता है जो डिजाइनर से, तो उस डिफ्लेक्शन का अलाउएबल डिफ्लेक्शन आपको गिवन रहेगा। और फिर फाइनली वो पूछते हैं कि कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ पेमेंट। तो अब आपको जब लास्ट स्टेप में व्हील लोडिंग गिवन है, तो वो होगी आपकी फ्लेक्सिबल, राइट। इसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे फ्लेक्सिबल प्लेट का, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल प्लेट का हम फॉर्मूला जब यूज करेंगे, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इतना कुछ पर्टिकुलर व्हील लोड हमने अप्लाई किया और इतने डिफ्लेक्शन, अलाउएबल डिफ्लेक्शन के लिए, तो कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ पेमेंट कि कितना हम उसका थिकनेस रखेंगे। तो इसमें अब जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी डेल्टा इक्वल्स टू 1.5 P2 A2 F2 डिवाइडेड बाय E2। तो यहाँ पे मैंने P2 A2 इसलिए लिखा क्योंकि अब यहाँ पे जो A है, दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ प्लेट, दिस इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे लोडिंग कैसी है आपकी, व्हील की लोडिंग है, राइट। तो ये जो A आएगा इसमें थिकनेस ऑफ प्लेट मत पुट कर देना, 15 सेंटीमीटर, दैट वुड बी रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, वो टायर का आपको गिवन रहेगा। और P2 वो प्रेशर है जो अलाउएबल डिफ्लेक्शन जितना उस पेमेंट में है उसके करस्पॉन्डिंग जितना प्रेशर हमने नोट डाउन किया, तो P2 वो होगा। अब E2 आपका सेम रहेगा बिकॉज सबग्रेड आपका सेम है। अब नाउ इस फॉर्मूले में आपके पास ये सारे नोन है, डेल्टा नोन है, अलाउएबल डिफ्लेक्शन होगा जो कि P2 भी नोन है, A2 भी नोन है और E2 भी नोन है। तो यहाँ से अगेन आप F2 कैलकुलेट करेंगे। अब आप सोचेंगे F2 हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया था, सो नाउ हम उसको फिर से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो F2 था आपके प्लेट लोड के टेस्ट के लिए, जो डिफ्लेक्शन फैक्टर था वो करस्पॉन्डिंग टू आपने प्लेट लोड टेस्ट किया था जो कि रिजिड प्लेट होती है उसके करस्पॉन्डिंग था। लेकिन अब यहाँ पे पेमेंट में एक्चुअली क्या एक्ट कर रहे हैं, टायर्स जो व्हीकल एक्ट करते हैं उनका व्हील लोड लगेगा जो कि एक फ्लेक्सिबल लोडिंग है। तो दैट इज वाई अगेन जो डिफ्लेक्शन फैक्टर की वैल्यू आएगी वो हमें एक नई वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हमने इसकी एक नई वैल्यू निकाल ली F2 की, राइट। अब हम अगेन जो हमारे चार्ट थे आपके पास, अब देखो क्या क्या नोन है आपके पास,
E1/E2 नोन है, जो कि आपने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया। आपके पास नई वैल्यू ऑफ F2 भी नोन है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अगेन जो हमारा ग्राफ था ये वाला, इसके थ्रू हम फिर से करस्पॉन्डिंग टू द न्यू वैल्यू ऑफ F2 जो डिजाइन व्हील लोड के करस्पॉन्डिंग आई, और E1/E2 के करस्पॉन्डिंग हम किसकी वैल्यू ले लेते हैं, ये जो एक्स एक्सिस में गिवन है Z/A की वैल्यू, राइट। तो इसकी करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं Z/A की वैल्यू। इन दोनों के हेल्प से अगेन आपको याद रखना है, लास्ट स्टेप में हमें F2 किसके करस्पॉन्डिंग रखना है, जो डिजाइन व्हील लोड के करस्पॉन्डिंग F2 आया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम E1/E2 जो हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया, और F2 के करस्पॉन्डिंग जो भी Z/A की वैल्यू आई हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। सपोज ये आई आपकी Z/A इक्वल्स टू, सपोज आई आपकी 3, ठीक है। तो इसका मतलब Z यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ पेमेंट। तो इस तरीके से आप थिकनेस ऑफ पेमेंट निकाल सकते हैं, Z इक्वल्स टू 3 इंटू A, जहां पे कि A क्या है, अगेन आपको ध्यान रखना है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, नॉट द रेडियस ऑफ प्लेट, क्योंकि फाइनली पेमेंट में कौन एक्ट कर रहा है, व्हील लोड। तो इस व्हील लोड के कॉन्टैक्ट एरिया का जितना रेडियस होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, या हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उससे आप मल्टीप्लाई करके जो भी Z/A का रेशियो आया है, आप Z यानी थिकनेस ऑफ पेमेंट को निकाल सकते हैं, और यही हो जाती है हमारी डिजाइनिंग ऑफ पेमेंट, राइट। मतलब डिजाइनिंग ऑफ पेमेंट में क्या मतलब है कि हमें उसकी थिकनेस निकालनी है कि कितना एलोएबल थिकनेस होगा कि उस पर इतना लोड एक्ट करे तो वो आपका डिफ्लेक्शन एक एलोएबल वैल्यू से ज्यादा ना हो, राइट। तो इस तरीके से हम हमारे बर्मिस्टर मेथड में डिफ्लेक्शन निकालते हैं, राइट, डिफ्लेक्शन या थिकनेस ऑफ पेमेंट। आपने देखा था बोजनेस मेथड में हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूले थे सारे चीजें निकालने के लिए, वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के लिए, देन डिफ्लेक्शन एंड देन थिकनेस ऑफ द पेमेंट। बट इसमें क्या है, इसमें आपका वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए भी आपका एक चार्ट गिवन है, देन आपकी डिफ्लेक्शन वैल्यूज के फॉर्मूला है, राइट, और डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग ही आपकी डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन फैक्टर आती है, और डिफ्लेक्शन फैक्टर की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू और रेशियो ऑफ E1/E2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास Z/A की वैल्यू रहती है चार्ट में, जिसके थ्रू आप थिकनेस ऑफ पेमेंट निकाल सकते हैं, राइट। सो वी विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू बाय द न्यूमेरिकल। तो एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है, आप सबसे पहले एक सबग्रेड लेयर पे, ये सबग्रेड लेयर है, इस पे प्लेट लोड टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन की वैल्यू डिसाइडेड होगी और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर को नोट करेंगे। तो जब हम प्रेशर नोट कर लेंगे तो जो हमारा ये रिजिड प्लेट का फॉर्मूला है, राइट, रिजिड प्लेट का फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुट करके हम सबसे पहले E2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सबग्रेड लेयर। वंस वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ दिस E2, उसके बाद हम क्या करेंगे, E2 की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उस सबग्रेड लेयर के ऊपर हमारी जो थिकनेस है पेमेंट की, वो मटेरियल ले करके अब उस पेमेंट के ऊपर हम प्लेट लोड टेस्ट करेंगे। पहले सबग्रेड के ऊपर क्या, पेमेंट जिसकी थिकनेस H है, उसके ऊपर हम प्लेट लोड टेस्ट करेंगे। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन हम क्या नोट करेंगे, अगेन प्रेशर अप्लाइड। तो इस फॉर्मूले में अब हमारे पास सब नोन है इंस्टेड ऑफ F2 पहले केस में 1 था क्योंकि Z/A की वैल्यू 0 के लिए F2 1 होता है, और सबग्रेड के सरफेस पे क्योंकि पेमेंट की थिकनेस 0 है तो Z/A 0 है। तो अब हम यहाँ से F2 कैलकुलेट करेंगे। जब हमने F2 कैलकुलेट कर लिया तो यूजिंग द ग्राफ हम क्या कर लेंगे, E1/E2 की वैल्यू कैलकुलेट एक देख लेंगे कि कितनी E1/E2 की वैल्यू है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में व्हील लोडिंग अप्लाई होगी इसके ऊपर, राइट। तो व्हील लोडिंग जब अप्लाई होगी, तो जब हमने व्हील लोड अप्लाई किया तो ये एक फ्लेक्सिबल लोडिंग हो जाएगी। तो अगेन हम इसके लिए जो F2 की वैल्यू आएगी वो नई वैल्यू आएगी, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल लोडिंग के करस्पॉन्डिंग है। तो अगेन हम डिफ्लेक्शन, एक प्री डिफाइंड डिफ्लेक्शन के लिए प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू सब चीज की F2 निकाल लेंगे, राइट। नाउ वंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ F2 और नई वैल्यू ऑफ F2, राइट, फ्लेक्सिबल लोडिंग के लिए, और जो E1/E2 की वैल्यू हमने स्टेप 2 में निकाली है उसके करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ से Z/A की वैल्यू देख लेंगे। और यहाँ पे A आपका रेडियस ऑफ प्लेट नहीं है, इट इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ व्हील, क्योंकि फाइनली पेमेंट पे व्हील लोड एक्ट कर रहा है। तो Z/A के फॉर्मूला से जितनी भी उसकी वैल्यू आई उससे हम थिकनेस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस वाज आवर बर्मिस्टर मेथड। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। Till then you revise this method, right? And if there is any doubt you may ask me.